बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और उसमें आई गेस कि अगर आपने उसको बहुत डिटेल से सुना है, चूँकि वो हमारी फ़िज़िकल क्लास नहीं हो सकी थी, उसमें जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हर एक टॉपिक की जो भी थ्योरी है वो जो लिखी हुई है एग्ज़ाम में ऐसे ही आती है। लेकिन ये बात याद रखिए कि एग्ज़ामिनर ने एग्ज़ाम्पल आपसे मांगनी है, बस ये बात ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल चूँकि हर दफ़ा तब्दील इसलिए हो सकती है चूँकि हर मरतबा इंडस्ट्री तब्दील हो जाती है, हर मरतबा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिज़नेस तब्दील हो जाता है, उसकी वजह से यू हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स। आई गेस कि ये इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जितने एरियाज़ पे हम काम कर चुके हैं उन तमाम के तमाम एरियाज़ के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यकीनन कुछ चीज़ें हमने ज़रूर सीख ली हैं। तो एग्जांपल्स के साथ साथ जो डाटा की रिक्वायरमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी स्लाइड्स भी पूरा कर देंगी। मैंने स्लाइड आपकी किताब से उठाई हुई हैं सारी, लेकिन इस फ़र्क इतना है कि उसको ज़रा छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको माइनस किया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किताब से देखना चाहें किताब भी ज़रूर पढ़िएगा, और अगर सिर्फ स्लाइड ही सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की स्लाइड्स से ही आपका तैयारी हो सकती है बड़े आराम से, इस पर किसी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो बिफोर गोइंग द थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जिसमें सोशल एनालिसिस और लीगल एनालिसिस है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा अपना पहला काम जो हमारा पेंडिंग है पिछले वीक से, और वो है हमारा टर्म टेस्ट का एनालिसिस और टर्म टेस्ट की डिस्कशन। इस टर्म टेस्ट में मैंने आपको 3 एरिया के सवाल दिए थे। बीसीडी का सवाल दिया था, वैल्यू चेन का सवाल दिया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको टक्कर का जो है 5 क्या कहते हैं क्वेश्चन मॉडल का जो है वो मैंने आपको एक सवाल दिया था। और इसमें एक छोटा सा काम ये था कि जिन्होंने ये वाला काम नहीं किया हुआ था, जिसमें जो ये वाला सवाल मैंने क्लास में प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था, मैंने कराया भी था क्लास में, जिन्होंने ये नहीं किया हुआ था अल्टीमेटली उन्हें तो ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। उसकी एक वजह ये थी कि मैंने इस सवाल के अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ें आगे जाके फर्दर मांगी थी, सिर्फ 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी थी, और जिसमें आपको सिर्फ 3 एरियाज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी थी, बाकी 2 चीज़ें सेम टू सेम थी। आइए ज़रा देखते हैं सवाल में क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का सवाल था बच्चे ये, और इस सवाल में ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट देख लीजिए। दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू फॉर प्रैक्टिस, यानी ये वाला सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अप नाउ। अब ये इसके बाद जो उसी सवाल की एक्सटेंशन आपसे पूछी जा रही है, लेकिन मैंने इसको फिर भी दोबारा 2 दफ़ा एक्सप्लेन किया था। यू हैव टू आंसर द एक्सटेंशन रादर देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था, आपने एक्सटेंशन का आंसर देना था। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू यू सो दैट यू कैन रिकॉल इट, बट यू कैन यूज सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर नॉट इन। ये बहुत अहम बात थी। अगर कोई चीज़ एक्सटेंशन में आपको नहीं मिल रही तो टक्कर के 5 सवालों का जवाब देने के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से आंसर को पुट कर सकते थे, वहाँ से आंसर ले सकते थे। आइए ज़रा इस सवाल को भी देख लेते हैं पहले, ताकि हम एक ही वक्त में 2 सवाल सॉल्व कर सकें। हमारे पास सवाल के अंदर पहली चीज़ क्या थी? वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल जी। दूसरी चीज, इज इट लीगल, इज इट व्हाट फेयर, इज इट व्हाट राइट, इज इट व्हाट सस्टेनेबल या इन्वायरमेंटेबल। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था जी, और ये हमारा उसकी एक्सटेंशन थी जी। और एक्सटेंशन रिक्वायर थी जी, प्रैक्टिस रिक्वायर नहीं थी। जहाँ से जो चीज़ वहाँ से मिलेगी हम उसके मुताबिक उसका आंसर पुट कर लेंगे जी। डन हो गया जनाब। लेकिन आप सवाल पढ़ लेते हैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का, आल्दो ये सॉल्व हो चुका है,
Big company is planning to build a new factory in developing country. Analysis shows that the new factory investment will be more profitable. ये सवाल तो नहीं पूछ रहा था ना हमने, लेकिन हमने अपना आंसर यहाँ पर पुट कर लिया। हमें ये पता है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, यस। और मैंने कहा था कि आपने आंसर का आगाज़ यहीं से करना है, यस या नो से। ये लाजमी याद रख लीजिए, एग्जामिनर की अप्रोच ये है। देन ऑल्टरनेटिव्स, यानी ये जो आपका फैक्ट्री लगाने वाला काम है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अदर देन जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने और भी चीज़ें देखी होंगी कि और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिकॉज ऑफ द चीप लेबर एंड लैंड कॉस्ट, लैंड भी सस्ती है और लेबर भी जो है वो आपके पास यहाँ पर चीप है। द गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैज़ हेल्प द कंपनी विद इट्स लीगल कंप्लायंस। हाँ जी भाईजान, लीगल है या नहीं जी? लीगल भी है जी। which is now fully complete and the local population is excitedly waiting for the job. हाँ जी भाईजान, मेन स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पर? पब्लिक, जिनको यहाँ पर नौकरियों की तमन्ना है, जिनको यहाँ पर ये फील है कि यहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो ये बताइए फिर है या नहीं? यस। लेकिन मैंने एक बात बताई थी यहाँ पर आपको जी, अगर फेयर के साथ साथ आपको लग रहा हो कि उनके साथ ज़्यादती भी हो रही, याद कीजिए वो जो सवाल आपने सवाल किया था जहाँ पर वो पता नहीं पाकिस्तान के जो है वो क्या नाम कहते हैं, कोई रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो कोई बन रही थी, वहाँ पर कोई वैली बन रही थी या पता नहीं शायद वो क्या बन रहा था, रिजॉर्ट बन रहा था आई गेस। वहाँ हमने यस और नो का दोनों का जवाब दिया था। ये बात आपको याद रखनी चाहिए जी भाई। अभी फ़िलहाल यस वाला आंसर किस बुनियाद पर है जी? ये वाला जुमला, पीपल आर एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द जॉब। जी आगे चलें। फॉर द जॉब विच विल इन टर्न ब्रिंग मच नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द डेवलपिंग कंट्री। ये राइट का कॉन्सेप्ट है। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे लोग इसके बारे में इसको अच्छा जानेंगे। द फैक्ट्री इज टू बिल्ड ऑन द रिकॉल्ड ब्राउन फील्ड। ये बच्चे मैंने आपसे अर्ज किया था, ये वाला एरिया इन्वायरमेंट का था। ब्राउन फील्ड मीन्स कि ग्रीन लैंड को ज़ाया नहीं किया जा रहा। ब्राउन फील्ड कहते हैं जहाँ पर जरखेज़ी नहीं होती, या तो वहाँ पत्थर होते हैं या वो एक मैदान होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही थी। अगर यहाँ ग्रीन फील्ड लिखा होता तो इससे मुराद थी कि फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जाता, लेकिन ये इन्वायरमेंटली भी यस है जी। ये आंसर था बच्चे हमारे पास। प्लीज़ इसके आंसर में यस में क्या जवाब देना है ये तो याद है ना, ये आंसर है इसका जी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द डेवलपिंग कंट्री। यकीनन लोगों के, आम लोगों के नज़र में जो डायरेक्ट आपके स्टेक होल्डर नहीं है वही लिखे जाते हैं ना राइट के अंदर, और फेयर में हमेशा उनके बारे में डिस्कशन होती है जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इसके दो आंसर होने चाहिए जी। नो में क्या लिखेंगे बच्चे? जी 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 बोले। लैंड कॉस्ट भी कम है, चले ये तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर कॉस्ट, क्योंकि मेन जो स्टेक होल्डर है आप उनको कम पैसे दे रहे हैं। नो डाउट कि ये कंपनी की बिज़नेस के लिए तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन स्टेक होल्डर के हक़ में अच्छा नहीं होता। ये बात याद रहेगी ना ये बात। तो आपको इस पर याद रखिए, जहाँ डाउट हो वहाँ एक आंसर नहीं देना। मैंने ये आंसर भी दिया है, ये आंसर भी दिया है। ये किसकी वजह से दिया है जनाब? लेबर की वजह से, लेबर कॉस्ट की वजह से। और यस किस लिए ये दिया है? इसलिए कि दे आर एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द जॉब। इनके पास जो है ये बेसिकली जॉब के इंतज़ार में है कि चलो यार थोड़े पैसे मिलते हैं, जॉब तो मिले। तो ये फेयर भी है और फिर नहीं भी है, इनको थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं। जबकि राइट ये है क्योंकि डेवलपिंग ऑफ द कंट्री जितने लोग काम करेंगे उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और जबकि सस्टेनेबल जो है वो यस है। आइए ज़रा अब सवाल की तरफ चलते हैं जो असल सवाल का आपने निकालना था। अब इस पे सवाल में ये वाली बात को याद रखना है फिर दोबारा कि आंसर के अंदर जो चीज़ नहीं मिलेगी वो हम प्रीवियस आंसर से यानी प्रीवियस क्वेश्चन से लेंगे।
Look at this. Some of the information has emerged about big companies' new factory in developing country. अरे वैसे मैं आपको चलते चलते एक बात बताता रह जाऊँ, ये तो वैसे जो मैंने हरकत की है ये इस एग्ज़ाम में आपके साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन लकीली मैंने इसको कहीं से कॉपी किया। ये ICIW का पेपर है, पिछले सेमेस्टर के अंदर जो एग्ज़ाम आया था अगले एग्जैक्टली पेपर के अंदर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपके साथ भी इस तरह का खेला जाए। कोई बात नहीं, हम आपस में ही खेल रहे हैं ना, कहीं एग्ज़ाम का पेपर तो नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम MSA2 लेवल पर ज़रूर तैयार रहें। MSA2 लेवल पे मेरे पास ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद है कि 2019 के अंदर जो पेपर आया था उसके बहुत सारे एरियाज़ को इमीडिएटली आगे जाके जून 2020 में डिस्कस किया गया जी, क्योंकि दिसंबर 2019 में तो अप्लाई हुआ था ये पहली मरतबा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्रैक्टिस कभी हो जाए तो अच्छी होती है, बजाय ये कि आप देखकर पहली मरतबा सीखें, प्रैक्टिस के दौरान इन चीज़ों को सीख लें। ज़्यादा क्या नुकसान होगा, हाइट ही चली जाएगी ना, और क्या नुकसान होना है, लेकिन कम से कम लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ये काम सही तरीके से हुआ होता जी। Some more information about has emerged about big companies' new factory in the developing country. The brownfield land that the factory is to be built on has been forcefully requisitioned from a community. ये बताइए क्या ख्याल है, मेन लोग कौन थे जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के? यही लोग हैं ना, और वहाँ के जो लोग हैं कम्युनिटी में रहने वाले। अब ये बताइए इस वक्त ये डाटा किस चीज़ का है, ये डाटा किस चीज़ का है, ये जिसको मैंने ये जो अंडरलाइन किया है ये डाटा किस चीज़ का है? भाई पहली बात तो याद रखिए ये डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। ये कौन है इस वक्त, कितने स्टेक होल्डर हैं आपके ख्याल में? कंपनी अपने आप को तो नहीं लेगी, कंपनी के तो आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक, बस दो तो लोग हैं। और पब्लिक में कौन सी पब्लिक है? पुअर कम्युनिटी, यानी आप उनसे ज़बरदस्ती वो जगह ले रहे हैं। अब बताइए फेयर है कि नहीं है? इट इज़ नॉट फेयर। अब आंसर तब्दील हो गया यहाँ पर, ड्यू टू व्हाट, पुअर कम्युनिटी जो है उससे आप ज़बरदस्ती वो सारा का सारा जो है वो जगह उनसे छीन रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। आगे पढ़िए, कंसीडर एज सेकंड क्लास सिटीजन, और उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन भी कंसीडर किया जा रहा है। क्या ये ओवरऑल थिंकिंग अच्छी है? तो ये राइट भी नहीं है, ये बात भी गलत है कि ओवरऑल लोगों को इस तरह कंसीडर करना, चूँकि मुल्क के अंदर हर बंदा फर्स्ट सिटीजन होता है, सेकंड सिटीजन कोई नहीं होता। सिटीजन हमेशा वो कंसीडर होता है जो दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके आपके मुल्क में आता है। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यू ऑलवेज कंसीडर सेकंड सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसी वजह से लॉ के अंदर आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन और होती है, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन और होती है। आपसे मिस्टेक को आपको ज़्यादा मिलती है। आप वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वहाँ आप अराउंड 1.3 पे करते हैं, 1 पे करते हैं, और कुछ मुल्कों में तो डबल भी है, डबल पे करते हैं। आप उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो 100 रुपये फीस देता है, आप जाते हैं तो आप मेरा ख्याल है 250 रुपये भी देते हैं। इतनी ज़्यादा आपके लिए, चूँकि आप सेकंड सिटीजन होते हैं, उनसे पूरी दुनिया में चार्ज ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ अपने मुल्क के लोगों को सेकंड सिटीजन कंसीडर किया जा रहा है ड्यू टू व्हाट, दे आर पुअर सिटीजन। तो आगे देखिए, कंसीडर एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। हाँ जी भाईजान, कौन कंसीडर कर रहा है? गवर्नमेंट। तो ये बताइए क्या ख्याल है, राइट तो नहीं है ना, लेकिन क्या ये लीगल है या नहीं जो काम ये कर रही है? और अल्लाह के वलियो लीगल तो है, गवर्नमेंट साथ शामिल है। गवर्नमेंट ने तो कोई आपको उसके मुखालिफ को बात नहीं बताई ना। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, या तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती। चूँकि पिछले सवाल को ध्यान रखना है आपने, मैंने अर्ज़ किया था पिछले सवाल को याद रखना। पिछले सवाल में एक बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है, ये ज़रा पढ़ के देख लें इसको जी। किधर गया जनाब? द गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैज़ हेल्प द कंपनी विद इट्स लीगल कंप्लाइंस। फाइन। और दूसरा यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि उनको गवर्नमेंट ने सेकंड सिटीजन कंसीडर कर लिया है। तो इसका मकसद हुआ कि गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रही है? उस कंपनी को जो ये डेवलपमेंट करना चाह रही है। द पुअर कम्युनिटी ऑक्युपाइड द लैंड एज अ स्लम एंड नाउ
हेयर टू लिव। तो बच्चे ये कच्ची आबादी को कहते हैं स्लम। तो कच्ची आबादी जो है बेसिकली उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि राइट नहीं है, क्योंकि इसको नॉर्मल रूटीन के अंदर कभी भी अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। जी भाई एक बात बताइए, ना प्रॉफिट का डाटा इसमें लिखा हुआ है, ना लीगल का डाटा इसमें लिखा हुआ है, ना सस्टेनेबिलिटी का डाटा लिखा हुआ है। अब आप क्या कहेंगे, जवाब कैसे देंगे आप कहेंगे एज पर द प्रीवियस केस स्टडी, एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज सस्टेनेबल। यस हो गया। प्रॉफिटेबल तो है, दो वजूहात है, सस्ते मजदूर मिल रहे हैं और अब जगह भी सस्ती मिल रही है। ये भी यस, ये भी यस। और इसके नो होने की वजह हमने अभी कहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात अच्छी कंसीडर की जाती है और ना ही आप पुअर कम्युनिटी के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं। तो इसलिए ये जुमला एज इट इज आपने यहाँ पर मेंशन करना था। तो नो डाउट क्वेश्चन को बहुत आसान नहीं था, लेकिन यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आने का चांस बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नीचे वाला सवाल इकट्ठा देंगे, लेकिन इस तरह के मुश्किल सवाल आने का चांस भी एग्ज़ाम में ज़रूर होता है। ये सिर्फ मैं ही आई कैप सॉरी ICAW या सीमा के सवाल वहाँ से उठा कर लेकर आ रहा, आई कैप भी ये सारे काम कर रहा है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर ABC के बजाय XYZ लिखा होगा। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट, चूँकि बच्चे सवाल तो सवाल है ना, वो कहीं से भी लिया जा सकता है। तो इसलिए यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। और स्पेशली अगर आपको शायद मालूम हो तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके MSA का सारा पेपर ICAEW के पास पेपर क्वेश्चन से बनता है, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट सारे आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। बल्कि अब तो आई कैप ने फॉर्मली अलाउ कर दिया है कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ICAW की किताब से। MSA 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस लेवल पे आपके ICAW के सवाल अप्लाई हो रहे हैं तो वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, वो यहाँ भी अप्लाई करवाएगा आपसे। तो ये बेसिकली इसको आप याद रखिएगा। मैं भी इसलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि वहाँ से जितना छोटे से छोटा सवाल मिल सके उसको किसी तरीके से यहाँ अप्लाई करवा देनी। फाइन। The next question was very good in this regard. That was the primary आपके पास और सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी थी हमने। अपनी कंपनी का नाम था जेन कॉक्स और उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करना था। मैंने बिल्कुल एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके सामने लिखा हुआ है, ये 10 नंबर का है, ये 5 नंबर का। बोला था बात है कि ये हरकत मैंने की हुई है, ये ACC का सवाल है। ACC वालों ने ये 12 नंबर का दिया हुआ था और ये 7 नंबर का दिया हुआ था। उसकी मैंने आपको वजह बताई थी कि जो एडवांस लेवल के पेपर होते हैं उसमें स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है रादर देन एनालिसिस के ऊपर, जबकि आपके लेवल पे एनालिसिस पे फोकस ज़्यादा है और स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट पे कम है। आल्दो का सवाल आप एग्जाम में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ट्राई करें कि मेरे साथ साथ इसको आप पूरी तरह से मैनेज करें। इनबाउंड हमने डाटा आइडेंटिफाई करना है जी, ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने हैं, आउटबाउंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केटिंग आइडेंटिफाई करनी है एंड सर्विसेज। और लकीली इस सवाल में सब कुछ मौजूद था जी। लकीली सवाल के 2 पार्ट है, एनालिसिस पार्ट है और प्रॉब्लम्स का पार्ट है। मैं दोनों ही यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जी, ताकि हमें याद रहे कि क्या क्या काम करना है जी। हमने सबसे ज़्यादा था ही आउटबाउंड। ये हमारा एनालिसिस है जिसमें हमने डाटा की सेगमेंटेशन करनी होती है और ये हमने प्रॉब्लम्स ढूंढनी है। अगर आप गौर से देखें तो क्या ख्याल है, हम हर एनालिसिस में यही नहीं करते कि हमें फ़ायदा हासिल होगा या नुकसान, लेकिन लकीली इन मॉडल्स के अंदर फ़ायदा और नुकसान का सवाल अलग मेंटेन कर लिया जाता है। Now I am going to read the first statement of the question in which we are going to analyze, and along with this हमें ये ढूंढना होगा प्रॉब्लम क्या है। वैसे प्रॉब्लम ढूंढना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, सबसे अहम चीज़ होगा प्रॉब्लम किसकी है, इनबाउंड की है, ऑपरेशन की है कि आउटबाउंड की है। ये सबसे मुश्किल काम होता है, वरना प्रॉब्लम तो आप 5 मिनट में ढूंढ लेते हैं।
वो जो सवाल एक मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको दिया है और इंशाल्लाह वो मैं आपको कराऊंगा रिवीजन के अंदर, याद है ना एक सवाल दिया हुआ आपको नहीं, वो इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं उस पर आपको प्रॉब्लम यूँ सामने नज़र आएंगी, लेकिन आपको ये नहीं याद रहेगा कि ये प्रॉब्लम ऑपरेशन की है, ये इनबाउंड की है या आउटबाउंड की है, और यही कमाल है, इसी का नाम सवाल एग्ज़ाम है, बाकी चीज़ें आपको आसान ही लगेंगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेन कॉक्स इज द कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कस्टम मेड सोफ़ा एंड चेयर। ये तो कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया। कस्टम मेड से क्या मुराद है? कस्टमर खुद आएगा, अपनी मर्ज़ी से अपना चेयर बनवाएगा, अपनी मर्ज़ी से अपना सोफ़ा बनवाएगा, यानी ये कंपनी रेडीमेड चीज़ें नहीं बनाती। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आइडेंटिफाई कर लेना है, राइट जी। एक बात मैं चलते चलते आपको बताते चला जाऊँ, शायद आपके नॉलेज में, मुझे नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट है या नहीं। जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ यार, वहाँ जगह कम है हमारे पास। जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों ऑफ है, नहीं ऑफ द शेल्फ। जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है दो इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आम रूटीन है, एग्ज़ाम के अंदर ये लफ्ज़ आपको बाकायदा मिलेगा, bespoke एंड ऑफ द शेल्फ। याद रखिए, bespoke उसे कहते हैं जो कस्टम मेड होता है, और ऑफ द शेल्फ वो होता है जो रेडीमेड होता है। याद रखिएगा, समटाइम्स सिर्फ लफ्ज़ों से ही पूरा सवाल तब्दील हो जाता है, सवाल समझ नहीं आ पाता, ये नोट डाउन कर लें। वैसे ये आईटी का लफ्ज़ है, ये बना आईटी के लिए था, लेकिन इस्तेमाल हर जगह होता है। जैसे कि लफ्ज़ स्ट्रेटजी है, ये वॉर का लफ्ज़ है, वॉर के लिए बनाया गया था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, लेकिन अब बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़। तो इसी तरह ये bespoke और ऑफ द शेल्फ प्योरली आईटी से रेलेवेंट लोग हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जो आप अपनी मर्जी से कंपनी के लिए बनवाते हैं, दैट इज कॉल्ड bespoke सॉफ्टवेयर। और ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो बाजार से बना बनाया मिल जाता है, ऑल ऑफ यू। अब यही वाला काम इसने यहां भी किया हुआ है, ऑफ द शेल्फ सोफा या bespoke सोफा। तो bespoke सोफा क्या होगा? जो कस्टमर अपनी मर्जी से बनवाएगा, और ऑफ द शेल्फ सोफा क्या होगा? जो बना बनाया सोफा बाजार से मिल जाता है। इसको रेडीमेड कहेंगे, इसे कस्टम मेड कहेंगे जी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। चलो मुझे आगे। जी, its products are advertised in most quality lifestyle magazine। ये क्या चीज़ है जी? वेरी गुड, ये मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा जनाब कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग मैगजीन के अंदर होती है जनाब, लाइफस्टाइल मैगजीन के अंदर। ऑल ऑफ यू जी, जुमला यही लिखना है आपने ऑलमोस्ट, लेकिन बहरहाल मैंने अपना सिर्फ छोटा सा एक टेबल बना के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इट्स वेबसाइट अलाउ कस्टमर टू सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ फर्नीचर। व्हाट इज दिस? ये भी मार्केटिंग है। मैंने कहा था जब तक खरीदारी ना हो तब तक वेबसाइट क्या है आपकी। तो अगर ये पॉइंट किसी ने नहीं लिखा था तो एक नंबर एग्जामिनर काटेगा। मुझे नहीं पता, हमारे जो क्या नाम कहते हैं, जो है क्या नाम कहते हैं, जो स्टूडेंट जो पेपर चेक करते हैं उसने आपके नंबर काटेंगे या आपको एक्स्ट्रा दिए या नहीं दिए, लेकिन एग्जामिनर ने ये नंबर काटने हैं। 2 पॉइंट थे यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास में मैं बहुत यानी ओपनली बता चुका हूँ कि वेबसाइट मार्केटिंग के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल होनी ही होनी है, लेकिन कुछ वेबसाइट सेल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए वेबसाइट विल बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सम टाइम पार्ट ऑफ आउटबाउंड एज वेल। ऑल ऑफ यू जी, दोबारा पढ़ रहा हूं जी। इट वेबसाइट अलाउ कस्टमर टू सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ फर्नीचर, द वुड इट टू बी मेड फ्रॉम द टेक्सटाइल कॉम्पोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द
कवरिंग। इससे मुराद ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो बाकायदा तौर पर पहले से जो लकड़ी है, जो सोफ़ा है, सोफ़े पर जो कपड़ा लगना है, वो सारा कुछ देख सकता है अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर से ही। तो अभी इसने ख़रीदा तो नहीं ना, इसका मकसद ये हुआ कि ये अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ना हमारी प्रोडक्ट की, तो ये है बेसिकली मार्केटिंग। अब यहां से शुरू हो रही है आउटबाउंड। वंस द कस्टमर हैज फिनिश्ड स्पेसिफाइंग द काइंड ऑफ फर्नीचर दे वांट, अ प्राइस इज गिवन। इफ द प्राइस इज एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर देन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। और ऑर्डर प्लेस कर कौन रहा है? कस्टमर। तो मैंने बताया था व्हेन द कंपनी रिसीव ऑर्डर इट मींस दैट इज आउटबाउंड। लेकिन आपने ये बात पूरी लिखनी है, यहां से शुरू करनी है, यहां से, इसलिए कि आपने पूरी बात एग्जामिनर को बतानी है कि जब आपका कस्टमर इन वेबसाइट के थ्रू सर्चिंग कर लेता है तब वो ऑर्डर देता है, उसको एक प्राइस जनरेट करके जाती है। अगर वो प्राइस सिलेक्ट कर लेता है, प्राइस पसंद आ जाती है उसे, तो वो बाय कर लेता है। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ ऑर्डर, आपने अपना काम पूरा करना है जी। ऑर्डर रिसीव बाय कस्टमर थ्रू वेबसाइट या वाया वेबसाइट। आपसे रिक्वेस्ट है आप यही लिखिएगा जी। Then an order is placed and estimated delivery date is given। और उसके साथ ही एक estimated delivery date जो है वो दे दी जाती है। Most delivery dates are taken 10 weeks after the order has been placed। कितने महीने जी? The relatively long delivery time is unacceptable to some customer and so they cancel the order immediately, citing the quoted long delivery time as their reason for cancellation। What is this? प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है भाई? आउटबाउंड की प्रॉब्लम है, चूंकि सेल परफॉर्म नहीं हो रही। ये इनबाउंड की प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि आप बाइंग नहीं कर रहे, कस्टमर बाय कर रहा है। जी बच्चे, ऑपरेशन की प्रॉब्लम वो तब लिखता जब वो ये लिख देता कि ऑपरेशन में डिलेट होती है या लेट होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। अभी फ़िलहाल जितना उसने डाटा को बिल्कुल साथ नथी करके लिखा है, तो अभी फ़िलहाल यही लग रहा है। अगर आपको नज़र आए, टेबल बनाने का मकसद यही है कि अगर हमें आगे जाकर लगे नहीं यार ये तो ऑपरेशन का मसला है, तो हम इस डाटा को उठा के ऑपरेशन में लिख देंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है। द फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट डिलीवरी। कितनी है जनाब? 10 वीक्स। और नहीं, जो वहाँ लिखा हुआ वो पढ़नी है। ये 2.5 महीने हमने अपने आप को समझाने के लिए बताया है। एग्जामिनर को लिख के दोगे, काट लेगा नंबर वो। यानी बाजार ठीक है ना, 2.5 महीने के बाद इसको सोफ़ा मिलेगा, वो पागल है, वो कहता है यार मैं बाजार जाऊँगा, बाजार जाके अभी ले लेता हूँ मैं। 2.5 महीने कौन इंतज़ार करता है? मैक्सिमम 2 हफ्ते को इंतज़ार कर लेगा, 3 हफ्ते इंतज़ार कर लेंगे। तो पुरानी बातें हैं, जब पुरानी शादियाँ हुआ करती थी तो कहते जनाब जहेज़ के सामान के लिए 6 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते, 1 साल पहले बनना शुरू हो जाता है। अब तो लोग इतने अर्ली हैं कि कहते हैं अभी अभी काम होना चाहिए, अभी बताइए अभी क्या चीज़ है। इसी वजह से अब ऑफ द शेल्फ चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं कंपैरेटिवली टू bespoke। नेक्स्ट पार्ट, जेन कॉक्स डायरेक्ट्स ऑर्डर वुड। भाई जरा देखना है कि ये क्या हो रहा है। ऑर्डर कौन दे रहा है? जेन कॉक्स। तो ये किसके लिए हो रहा है ये काम? इनबाउंड के लिए। वेरी गुड। दोबारा पढ़िए जी। जेन कॉक्स डायरेक्ट ऑर्डर वुड, अपहोल्स्ट्री एंड टेक्सटाइल। मेरे अपहोल्स्ट्री किसे कहते हैं? कपड़े को। ये जो मोटा कपड़ा होता है ना, एक ये कपड़ा है, एक ये जो मैंने पहना हुआ ये वाला कपड़ा, ये अपहोल्स्ट्री है, और एक जो आपने शर्ट पहनी हुई है वो उसको टेक्सटाइल ही कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ टेक्सटाइल से मुराद है पैटर्न, यहाँ टेक्सटाइल से मुराद है मिसाल के तौर पर आपको मालूम है सोफे के पीछे एक और बड़ी कपड़ा लगता है, तो वो कहता है कि लकड़ी और अपहोल्स्ट्री और टेक्सटाइल के लिए ऑर्डर जाता है कहाँ से? जेन कॉक्स की तरफ से टू दी सप्लायर। अब पढ़े पूरा इस लाइन को जी। जेन कॉक्स डायरेक्ट ऑर्डर वुड, अपहोल्स्ट्री एंड टेक्सटाइल फ्रॉम लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड सप्लायर। Until last year they fax purchase order through to supplier,
They now email these order. Recently, an expected order was not delivered because the supplier claimed that no email was received. This causes production delay. अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिले की कुछ और वजूहात भी हैं, खाली अब प्रोडक्शन ही डिले नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम क्या है भाईजान, आप जो है वो पहले किसके थ्रू भिजवा रहे थे अपना ऑर्डर? फैक्स के थ्रू। आपको मालूम है बच्चे फैक्स का फ़ायदा क्या होता है? जैसे ही आप फैक्स करते हैं मशीन से पेपर बाहर आना होता है, तो लामुहाला तौर पे आंखों के सामने आ जाएगा। आपने ईमेल की, किसी ने ईमेल बॉक्स ओपन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिले हो गया। तो नुकसान किसने किया? हमने। हम जब फैक्स कर रहे थे तो हमें ईमेल करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि हमारा सप्लायर तो ये समझता है ना कि हमें फैक्स आएगी जेन कॉक्स से तो मैं सामान दे दूंगा। जबकि हमने क्या कर दिया, हमने पैसे बचाने के लिए, हालांकि पैसे हमारे नहीं बच रहे थे, पैसे तो उसके लोग लग रहे हैं जिसके उस फैक्स का पेपर जिसका लग रहा है पेपर, तो पैसे तो उसके लग रहे हैं, हमें तो जस्ट फैक्स ही करना है। लेकिन बहरहाल हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने क्या किया, ईमेल रादर देन फैक्स। तो जो हमारा नॉर्म था, जो हमारी तरतीब थी, जो प्रैक्टिस थी, हमने उसको छोड़ा, जिसकी वजह से नुकसान हुआ ऑर्गेनाइजेशन को। Although supplier like working with Jane, जरा भजन अगली बात सुनिए जी। Although supplier like working with Jane Cox Direct, they are often critical of payment processing। एक और प्रॉब्लम, जेन कॉक्स क्या प्रॉब्लम करता है भजन? पैसे देने में देर करता है सप्लायर को। ये कहाँ की प्रॉब्लम है? ये भी इनबाउंड की प्रॉब्लम है। जरा सुनिए। Although supplier like working with Jane Cox Direct, they are often critical of payment processing. On the number of occasions the MFA student at Jane Cox Direct has been unable to match supplier invoices with purchase order and leading to long delay in the payment of supplier। आपकी बात कर रहा है, वरना प्रोफेशनल अकाउंटेंट तो ये गलती नहीं कर सकता जी। तो अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेंट को ये बात समझ ही नहीं आती कि जनाब जो है बेसिकली मैंने कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट कौन से पैसे देने हैं। मैंने सिर्फ उतनी बात लिख के जान छुड़ा ली, आपको ये बात पूरी लिखनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के पूरी प्रॉब्लम लिखनी है जिसकी वजह से डिले ऑफ पेमेंट हो रही है। एक बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर डिले पेमेंट नहीं कर रही, उनके पास एमएफए के स्टूडेंट मौजूद है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, जी बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। आप भाई आप गलती करेंगे तो सीखेंगे ना, अगली मरतबा जब आपको निकाल के नया बंदा रखा जाएगा तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा ओके ओके बस। द सोफा एंड चेयर आर बिल्ड इन जेन कॉक्स फैक्ट्री। बिल्डिंग हो रही है, बिल्ड सोफा, व्हाट इज दिस? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चेयर एंड सोफा बिल्ड, ये सबसे अहम और सबसे खुशकुन बात है कि आपको इमीडिएटली कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा है। और यही वैल्यू चेन की सबसे बड़ी सहूलत है कि वैल्यू चेन आसान मॉडल है। तंग सर्वे की मॉडल करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ ट्रिपल ए करेगा या आपको पोर्टर 5 फोर्स तंग करेगा, बाकी मॉडल में काफ़ी आसानी है जी। 45% ऑफ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट्स आर नॉट मेट ड्यू टू रिक्वायर वुड नॉट बीइंग फिनिश्ड इन टाइम। अब मुझे पता लग गया हमारी ये वाली प्रॉब्लम जो थी यहां भी लिखी जा सकती है और यहां भी लिखी जा सकती है। हमारी वुड जो है 45% ऑफ द एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट्स आर। इसका मकसद ये हुआ कि हम कस्टमर को जब सामान देते हैं ना, तो कस्टमर को सामान देने में हमारी 45% ऑर्डर वक्त पे पूरे नहीं होते थे। ध्यान से पढ़ना ये क्या कह रहा है। ये डिलीवरी डेट शुरू में दी थी 2.5 महीने, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है 2.5 महीने के बावजूद भी आप उसको वक्त पे 10 वीक पे नहीं दे सकते। 10 वीक से टाइम प्रोलॉन्ग कर जाता है। अब बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम यही रहनी थी, ये प्रॉब्लम और आगे चलनी थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 45% ऑर्डर्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, 10 वीक से भी बढ़ जाते हैं।
यानी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चल यार 10 वीक के बाद ही दे देना यार, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन 45% ऑर्डर 10 दिन से 10 वीक से भी आगे चली जा रही है। आगे डाटा पूरा देगा आपको बच्चे। Consequently, a member of the sale team has to telephone the customer and discuss an alternative date. यानी आपके फ़ोन करने बंदे को फ़ोन करना पड़ता है कस्टमर को कि भाई आपको वक़्त पर हम सामान नहीं दे सकते, आप नई डेट आपको देते हैं कि आप नई तारीख आपको कब मिलेगा जी। टेलीफोनिंग द कस्टमर टू चेंज द डिलीवरी डेट present a number of problems. Firstly, connecting the customer by telephone can be difficult and costly, and secondly, many customers are disappointed. प्रॉब्लम तो आपने ढूंढ ली, ये बताइए लिखनी कहाँ पर है? क्योंकि सेल से इसका ताल्लुक है, जो प्रॉब्लम सेल के साथ होती है। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है कस्टमर को ढूंढना बाय टेलीफोन इज डिफिकल्ट, और तीसरी प्रॉब्लम कस्टमर क्या हो जाता है जी? डिसअपॉइंटेड। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। 3 प्रॉब्लम है आपकी आउटबाउंड के लिए। आगे चलिए जी। पीपल आर आल्सो क्रिटिकल अबाउट देयर केयर सर्विसेज। One commented, I accidentally stained my sofa. Nobody at Jane Cox Direct would tell me how to clean it or how to order replacement fabric my sofa. 2 प्रॉब्लम आपने ढूंढ ली है जी कस्टमर सर्विसेज के अंदर जी। एक प्रॉब्लम क्या है भाईजान, उसका जो क्या हम कहते हैं सोफ़ा ख़राब हो गया है, उसको किस तरह से रिप्लेस करना है और किस तरह उसको रिमूव करना, ये दोनों बातें नहीं बताई गई जी। और किस तरह अगर कुछ गलती से उल्टी सीधी चीज़ आ गई है, यानी सामान इनका था बुल इनको गया है तो रिप्लेस, वो आपस में जो है उसकी चेंजिंग कैसे होगी ये भी नहीं मालूम, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अनदर सेड ऑर्गेनाइजिंग द रिटर्न ऑन फॉल्टी चेयर वाज वेरी डिफिकल्ट, यानी जो उसने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर उसके मुताबिक नहीं आया। When the managing director of the Jane Cox Direct saw the result of the survey, she understood why our customer retention rate is so low. इतने बड़े बड़े मसलों के बाद तो प्रॉब्लम सेल तो कम होनी थी। 3 बड़े मसले हैं, 3 बड़े मसले। एक तो आप कस्टमर को पहले ही इतना लॉन्ग टाइम दे रहे हैं, दूसरा आप कस्टमर को बाकायदा तौर पर जो है वो लेट कर रहे हैं, और फिर तीसरी बड़ी चीज़ कस्टमर में आपका सप्लायर के साथ जो ताल्लुक़ है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, उसको भी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सर्विसेज की हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंपनी की मार्केटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे स्ट्रेटजी के एंगल से पूछता हूँ, ये बताइए इस सवाल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लुक एट दिस, यहाँ आइए। अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसकी बाकायदा एक प्रॉपर सजेशन दें, तो प्रॉपर सजेशन तो बेहतरीन यही बनती है कि आप कस्टमर सप्लायर की वेबसाइट पे ऑर्डर दें। किस पे दें ऑर्डर? सप्लायर। आपका मालूम है कि जो वेबसाइट का ऑर्डर होता है वो कभी ज़ाया नहीं हो सकता, लेकिन यही वाला काम आप भी तो कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से वेबसाइट पे ऑर्डर तो ले रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ ऐसी कोई बात मेंशन है कि जहाँ पर कस्टमर को ये पता लग रहा हो कि मेरा सोफ़ा कितने % प्रोड्यूस हो गया है, बजाय कि आप उसको टेलीफोन करें, बजाय कि आप उसकी वर्किंग करें। एक बात तो बताइए, क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसमें अगर थोड़ी मेहनत है लेकिन कमाल देखें। मिसाल के तौर पर आपने 10 वीक के लिए सोफ़ा दिया बनने के लिए, जैसे ही आपके सोफ़े का स्ट्रक्चर बना, ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं उसे, आपका सोफ़े का ग्रे स्ट्रक्चर बना, आपने उसकी पिक्स लगाई और उसी बंदे के ऑर्डर के साथ प्लेस कर दी। वो ट्रैकिंग के लिए जाएगा और जिसको नज़र आएगा अच्छा हो मेरे सोफ़े का ये वाला लेवल डेवलप हो चुका है। और यहाँ से एक बड़ा एडवांटेज क्या है, जो वुड उसने कहा था वो देख भी सकता है कि क्या उसी लकड़ी में प्रोड्यूस हो रहा है
कि नहीं हो रहा। उसके बाद फिर आपने उस पर हल्का सा जो है वो कपड़ा शपड़ा लगाया, फॉर्म शॉर्म लगाया, फिर पिक्चर लगा दी। एडवांटेज क्या है बच्चे, अब अगर डिले हो भी रहा होगा ना, उसको नज़र आ रहा है कि यार अच्छा काम हो, वो हर वक्त इन टच है, वो हर वक्त इन टच है। मैंने इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें माइनस की हुई हैं, इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि कस्टमर जो है वो एक बाकायदा मैसेज करता है कि दे रिसीव माई मनी एंड आफ्टर दैट दे फॉरगेट मी, और वो कहता है कि मैं तो 2.5 महीने तक मुझे पता भी नहीं था कि मैंने सोफे का ऑर्डर दिया हुआ भी है कि नहीं दिया हुआ। तो असल में कस्टमर को अपने साथ इंगेज रखना ये बहुत बड़ा कमाल होता है। आप देखें, हालांकि आप फेडेक्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सामान भेजते हैं, 72 घंटे का टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको ट्रैकिंग देते ताकि आप देखते रहें। हालांकि आपके देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो बता रहे होते हैं कि इस वक्त आपका जनाब सामान दुबई पहुंच गया है, अब जनाब सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया है, अब जनाब डोर स्टेप पे हो गया है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप डोर पे जाके किसी बंदे को सामान देते हैं और वो उनका डिजिटल सिग्नेचर का वो साइन करता है, इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाता है कि योर जो क्या कहते हैं गुड्स जो है पार्सल इज डिलीवर्ड। ये इतनी कमाल की सर्विस है, कस्टमर कहता है यार कमाल हो गया, फ़ोन करता है इमीडिएटली मेरे का, हाँ नहीं सर सामान बोल गया कि हाँ ये भी डिलीवर करके गया है। आप ज़रा सोचिए कि कितनी एक आपकी इनर सेटिस्फैक्शन होती है ये, और यही कमाल होता है। कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना होता है, सामान तो हर जगह से मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहिए जो ये वाले मसले हल कर दे। क्या ख्याल है, फिर फ़ोन करना पड़ेगा और फिर क्या कस्टमर की डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो तो उसको पहले नज़र आ रहा है कि यार ये मुझे लग रहा है कि एक हफ्ता डिले हो जाना है, वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। और दूसरा, लेट डिलीवरी में आप कोशिश करें कि प्रोडक्शन टाइम बढ़ाएं अपना और डिलीवरी टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करें। मैंने आपसे कहा था कि आपने कोई नई कहानी नहीं बनानी होती, आपने ये नहीं कहना कि वहाँ पर कीलो वाली मशीन ले आए, वो जल्दी मशीन कील जल्दी लगा देगी, हथौड़ी से कील देर से लगता है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिंपल बातों में बताना है। यहाँ बताना है हमने कि वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर देना चाहिए, या जो भी आपके और आपके सप्लायर के दरमियान में एग्रीमेंट है उसको फॉलो किया जाए। यहाँ पर आप देखिए, कोशिश करें कि आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ द लेट डिलीवरी, वो क्या वजह है। दैट माइट बी अ लेबर प्रॉब्लम, दैट माइट बी यू कैन से इन अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, कुछ भी हो सकता है ना बच्चे, तो उसको मैनेज किया जाए। लेट डिलीवरी टाइम को इम्प्रूव किया जाए, टेलीफोन करने की बजाय ट्रैकिंग सिस्टम को प्रोड्यूस किया जाए। और क्या ख्याल है बच्चे, वेबसाइट के ऊपर फैक्ट बना दिया है, फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन, बजाय कि वो आपको फ़ोन करे, वेबसाइट पे ये डाटा लिखा होना चाहिए कि अगर आपकी चेयर में ये प्रॉब्लम आ गई है ये कर लें, अगर आपको फॉल्टी चेयर आ गई है तो ये वाला काम अप्लाई करना, जो भी आपने करना है, बजाय ये कि वो कह रही कि मुझे तो कुछ जवाब ही नहीं देता। तो ये बात याद रखिए कि आपने अगर इसकी स्ट्रेटजी भी डेवलप करनी हो तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो भी बहुत आसान काम है जी। नाउ द लास्ट वन, ये तो मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ BCG। आपको मालूम है कि स्टार में मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको पढ़ाई थी यहाँ पर, कि स्टार में चूँकि आपके पास स्ट्रेंथ भी होती है, स्टार में चूँकि अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। जबकि आपके पास जो आपका कैश का होता है उसमें आपके पास स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बल्कि थ्रेट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन अपने मौजूदा पैसे को दोबारा रीप्रोड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, हार्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। जबकि हमारे पास प्रॉब्लम चाइल्ड में हमारी आज की स्ट्रेंथ तो वीक होती है, लेकिन फ्यूचर में आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन हो सकता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। द लास्ट वन, डॉग, इसकी बेहतरीन जी तो ये है कि डाइवर्स कर दिया जाए, इस कारोबार से, इस प्रोडक्ट से बाहर निकला जाए। लेकिन अगर कंपनी ये समझती है कि उसकी कोई दूसरी प्रोडक्ट स्टार है, तो फिर वहाँ के पैसे को डॉग में लगाकर उसको रीप्रोड्यूस या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैनेज किया जा सकता है। ये मैंने जल्दी से एक छोटा सा आपके सामने आंसर शेयर किया है जी। मेरा ख्याल है आंसर आपके पास पहुँच गया होगा, पहुँच गया होगा आंसर इनके पास। ये आंसर ये एग्जैक्टली वही लिखे हुए हैं जो आंसर भी मैंने आपसे शेयर किए हैं। ये लिखा है जनाब, आउटबाउंड में मोस्ट डिलीवरी डेट्स आर 10 वीक आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस। ये वही वहाँ पर लिखा मैंने अभी जी। ये सारे आंसर आपके पास मौजूद है। मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसेज के अंदर कस्टमर केयर का एरिया था, उसकी प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका जो TA है उसने आपको ये सेंड कर दिया हुआ है। आपके पास टाइम नहीं होता इसको देखने का, उसने बेचारे ने भिजवा दिया हुआ है। और मैं भी याद करा दूं कि मैंने कल नोट्स भिजवा दिए थे। अच्छा, वो देख लिए थे।
नहीं, काम की चीज़ नहीं देखी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो था हमारा पेपर जी। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने काम की तरफ वापस चलते हैं जनाब। हमारा काम अब थोड़े चुके बहुत छोटे छोटे पैमाने के ऊपर है। इसका इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया होगा। लास्ट जो है हमारा जो लेक्चर था, गो कि आपने नहीं सुना, लेकिन बहरहाल मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मैं दोबारा रिवाइज ज़रूर कर दूंगा जी। माइनस रिवीजन मैं ज़रूर दे देता हूँ। अच्छा, चूँकि हमारा मेन टॉपिक और हमारा मेन कंसर्न बिज़नेस है और हम सिर्फ बिज़नेस के इम्पैक्ट को देखते हैं, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हमें ये बताता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस का आपके बिज़नेस पर इम्पैक्ट क्या होता है, आपके बिज़नेस पर सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं, आपके बिज़नेस के ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं, आपके बिज़नेस के ऊपर लीगल इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये चीज़ आप पेस्टल में पढ़ भी चुके हैं और आपको मालूम है कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। उसी पेस्टल को ज़रा डोमेन को बढ़ाकर ये 4 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो आपका 2025 में नया सिलेबस आने वाला है, उसमें ये पाँचों के पाँचों चैप्टर माइनस कर दिए जाएंगे, माँ सिवाय चैप्टर नंबर 5 के अलावा। बाकी 4 के 4 चैप्टर में से माइनस हो जाएंगे और सिर्फ 3 चैप्टर आ जाएंगे MFA में। लेकिन ये 2025 की बात है, उस वक्त आप इंशाल्लाह अपने 1.5-2 साल अपनी फर्म में भी काम कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो सितंबर 2025 में सिलेबस इज़ बीइंग चेंज, और जो सिलेबस 2025 का जो पेपर होगा MFA का, उसमें नए सिलेबस के मुताबिक कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। और सुनने में ये आ रहा है, मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम इस्साब ये बात गलत है कि सही है, जो डाटा एनालिटिक्स जो था, जो अलग से करवाया जाता है, उसका पेपर लिया जाता है, शायद आपको मालूम है अगले महीने पेपर है उसका। तो डाटा एनालिटिक्स जो है बेसिकली वो दैट इज़ बीइंग पार्ट ऑफ MFA। तो उस वक्त तक आपकी सुकून में, आपकी तो छुट्टी हो चुकी होगी इंशाल्लाह, आप फारिग हो गए होंगे अल्लाह ने चाहा तो उस वक्त तक वहाँ जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए मसले मसाइल होंगे। आपके लिए ऐसा कोई मसला नहीं, इतना आसान नहीं है डाटा एनालिटिक्स, क्योंकि उसमें छोटी सी प्रोग्रामिंग है और थोड़ा सा आपको उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट कुछ थोड़े से प्रोग्राम सीखने पड़ेंगे, जो कि ये सिखाए जाते हैं कि आप किस तरह से डाटा को मुख्तलिफ तरह से एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। उनमें एक आपके पास पाइथन लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी सी पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है आपको, और एक आपके पास जो है वो एक होता है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होती है, इसका नाम है एन। वो एन लैंग्वेज भी आपको थोड़ी सी पढ़ाई जाती है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसी हैं। और कुछ थोड़ा सा पार्ट आपको ऑरेकल फाइनेंशियल का भी पढ़ाया जाता है, चूँकि ऑरेकल फाइनेंशियल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। तो 3 सॉफ्टवेयर पढ़ने पड़ते हैं डाटा एनालिटिक्स के लिए। ऑरेकल फाइनेंशियल बना बनाया सॉफ्टवेयर ERP का है, उसके अलावा एन लैंग्वेज, और उसके साथ साथ पाइथन। सारी नहीं आपने पढ़ाई, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट थोड़ी बनने जा रहे हैं। अपने काम से रेलेवेंट अकाउंटिंग के काम करने के लिए आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आप लोग एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल आपका मेन काम थोड़ी है, आपका असल काम तो अकाउंटिंग है, लेकिन आप एक्सेल को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाइथन या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में आप सिर्फ उतना काम सीखेंगे जिससे आपकी अकाउंटिंग के मसले हल हो जाएं। आपने लैंग्वेज पे भूल हासिल करना नहीं होगा। तो यही काम आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा इंशाल्लाह जी। आइए जनाब, सोशल एंड लीगल एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे सोशल इम्पैक्ट क्या है। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने पूरे 20 मिनट में ये लेक्चर, सिर्फ ये वाली स्लाइड का लेक्चर दिया हुआ है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 33 है जी, 34 के आखिरी 15 मिनट, मैंने ये नहीं कहा खाली वही पढ़ने हैं, पहले वाले भी पढ़ने हैं। उसमें ये इसके एनालिसिस में मैंने बहुत लॉन्ग एग्जांपल दी हुई है, UK की ट्राम की एग्जांपल दी हुई है, कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं। वो बड़ा मेहरबानी उसको ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट का एक वाज़े क्लू मिल जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर CSR पे काम करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आप याद रखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से एक मुमताज़ हैसियत हासिल खुद ब खुद करना शुरू कर देगी। इसलिए कि कस्टमर और सोशल लोग इवेल्युएट करते हैं कि आप इस मुआशरे के लिए क्या कर रहे हैं। पैसा तो हर ऑर्गेनाइजेशन कमाती है, बिजनेस तो हर ऑर्गेनाइजेशन कमाती है, लेकिन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तो वो होती है जो पैसा कमाने के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम करती है।
तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें भी वही वाले दो इम्पैक्ट जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ये सोशल इम्पैक्ट उसी से रेलेवेंट है। तो ये देखिएगा लिखा हुआ है द सोशल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट इफेक्टिंग द बिजनेस एंड द लीगल इन्वायरमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तीन बड़े एरिया है। तो ये तीन बड़े एरिया नहीं है, ये तीन सवाल है। ये तीन बड़े एरिया नहीं है बच्चे, ये तीन क्या है, तीन सवाल है। आइए सबसे पहले यहां से काम का आगाज करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, द सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड डेमोग्राफिक preferences and social tendency. Some key social factors that have a significant influence on business are attitude and lifestyle. अभी इसको पढ़ते हैं बच्चे, या मैंने पूरा पढ़ना है इसको ही? Social values, demography, wealth distribution, education, law and order. जी बच्चे सबसे पहले ज़रा कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, आगे जाके तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ही। बट डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था। और क्या होता है ये? इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एनालिसिस। इसमें हमेशा चार चीज़ें डिस्कस होती हैं, हमेशा चार चीज़ें डिस्कस होती हैं। मैं भी लिख भी देता हूँ आपको, वैसे ही मेरी उस स्लाइड में ये मौजूद है। नंबर 1, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जहाँ पर आपने काम करना है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, उस मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है। नंबर 2, उसमें फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जेंडर एनालिसिस, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। फिर उसके बाद तीसरा एनालिसिस होता है एज वाइज एनालिसिस। व्हाट इज़ एज वाइज एनालिसिस? वे पॉपुलेशन एज कहते हैं इसे, इससे मुराद है 1 से लेके 5 साल तक कितने आपके पास बच्चे हैं। उसके बाद फिर उससे आगे चलते हैं 6 से लेके 10 साल तक कितने हैं। ये जो आपका टाइम है ना, ये वाला 10 साल तक, इसमें बच्चों में कोई तफरीक नॉर्मली नहीं होती माँ सिवाय कपड़ों के अलावा। लेकिन 10 साल से लेके आगे फिर 40 साल तक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फिर वहाँ पर आगे आप जेंडर एनालिसिस भी साथ करते हैं कि आपके पास 11 साल से लेके 15 साल तक मेल और फीमेल कितने कितने हैं। फिर आपके पास 16 साल से लेके 20 साल तक मेल फीमेल कितने हैं। क्योंकि फिर कपड़ों की तब्दीली, फिर जूतों की तब्दीली, फिर ऐनक, फिर टोपी, जो भी आपने अपनी वेयरिंग करनी है, जो खाना है, जो और आपकी लाइफ की जो ज़रूरियात हैं, उन सब में तफरीक पैदा होना शुरू हो जाती है। वाई डू वी आर परफॉर्मिंग दिस एनालिसिस? वेरी गुड, टू डिसाइड आवर टारगेट मार्केट, विच प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। अगर मैंने प्रोडक्ट बनानी ही 16 साल से लेकर 20 साल तक के नौजवानों के लिए है, तो फिर मुझे उसका एनालिसिस होना चाहिए ना कि ये बंदे हैं कितने इस मुल्क में। और बच्चे में लास्ट में एनालिसिस होता है, इसमें डेमोग्राफिक एनालिसिस में मैंने कौन से 3 बता चुका हूँ जी? टोटल पॉपुलेशन, जेंडर, एज और तीसरा है लोकेशन। कौन कौन कितने फीमेल कहाँ कहाँ रहते हैं, ताकि बच्चे मेरा डिस्प्ले सेंटर भी तो वहीं होना चाहिए ना जहाँ लोग रहते हैं। पता लगे मैंने पूरे पाकिस्तान का एनालिसिस किया था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपके पास फॉर एग्जांपल कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, और मैंने फैसलाबाद में जाकर दुकान खोल ली हो, तो कैसे काम होएगा? तो मुझे लोकेशन भी देखनी होगी कि किस किस पॉपुलेशन को, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो किस लोकेशन पर अवेलेबल है। इसे डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। मेरे एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल का ताल्लुक लोगों के कल्चर के साथ है। और कल्चर क्या होता है, जिसको हम सकाफत कहते हैं, लोगों का पहनना, डहनना, उठना बैठना, सोना जागना, और लोगों की रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल। इसके साथ साथ बच्चे सोशल वैल्यूज़ क्या है, लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या ये चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसा कमा रही है। मैंने लास्ट टाइम जो एग्जांपल दिया, अगर वो आप पढ़ के आए होते तो ये आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाती कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो लोगों के हक़ में बहुत बेहतर है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी है, प्राइस ज़्यादा है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी प्रोडक्ट भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, प्राइस भी लो है, लेकिन वो लोगों के लिए काम नहीं करती। याद रखिएगा, ऐसा मुआशरा जो सोशल वैल्यूज़ पर बेस करता है, वो हमेशा वहाँ से ख़रीदेगा जहाँ पर सोशल लोगों के लिए काम होता है। एक इदारा है, उनकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल $11 है, और वो उसके साथ साथ पुअर बच्चों के लिए, नीडी बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है।
तो लोग इसलिए वहाँ पर पैसा लगाएंगे, ख़रीदेंगे कि ताकि उनके पैसे से भी ट्रस्ट को बेनिफिट मिल सके। जबकि दूसरा इदारा है उसका $10 जी है उसकी प्राइस है, क्वालिटी दोनों की सेम है, सर्विस दोनों की सेम है, लेकिन ये वाला इदारा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखिए यहाँ के लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन की शायद सेल कम हो। जो मैंने एग्जांपल दी हुई है वो एक ट्रू एग्जांपल है, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। आज आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि आप चीज़ों को इसके साथ नथी कर सकें। डेमोग्राफिक मैंने अभी बताया है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है बच्चे? फिल फर्स टारगेट मार्केट डिसाइड हो गई, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या ख्याल है वहाँ चीज़ बेच लेंगे आप? ये एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। यानी इससे क्या मुराद है? अगर लोगों की बाइंग पावर कम हो जाए तो आपकी डिमांड भी कम हो जाती है, आपकी सेल भी कम हो जाती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। एजुकेशन के दो पार्ट हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं और या कारोबार ही एजुकेशन से बिलोंग करता है। अगर तो मैं ये कहूँ कि ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं तो फिर उस मुआशरे के अंदर चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर उतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ों को फोकस किया जाता है, क्वालिटी वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो मैंने कल भी पहले भी बताया हुआ कई मरतबा आपको MFA में कि हमेशा कंपटीशन दो ही बेसिस पे होता है, या प्राइस पे या क्वालिटी के ऊपर। तो याद रखिए जिस मुआशरे में ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ लोग फोकस क्वालिटी पे करेंगे, तो आप फिर प्रोड्यूस भी उसी अंदाज से करेंगे। क्या ख्याल है जनाब? और अगर आपका काम ही एजुकेशन का है तो फिर आप लोगों को देखेंगे ना कि क्या यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पढ़ाया जा सके मज़ीद। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे मुआशरे में चले जाते हैं जहाँ पर लोगों के पास पैसा भी है, सोशल वैल्यूज़ भी हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों को तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ आप किताबें छापना शुरू कर दें तो आप उस कागज़ के ऊपर पकौड़े रख के खाएँगे, वो किताब बिकेगी नहीं आपकी। रीज़न इज़ व्हाट? लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो याद रखिए वो किताब कहीं नहीं बिकेगी, ज़ाया हो जाएगा आपका सारा काम। लेकिन अगर लोगों के अंदर तालीम का शऊर है और लोग पढ़ते हैं, जैसे आप अगर मैं आज पाकिस्तान के मुआशरे की बात करूं तो पाकिस्तान में मजबूरन किताब पढ़ी जाती है, वरना किताब पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। आपके ज़माने में अब लाइब्रेरियाँ आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि जिस ज़माने में हम छोटे होते थे हमारे मोहल्लों में भी लाइब्रेरियाँ होती थी, और हम मोहल्ले में की लाइब्रेरी में जाके रोज़ाना के 25 पैसे देकर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे कि यार को काम की चीज़ पढ़ लें। आज ये सारी की सारी चीज़ आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, आपके लैपटॉप के नेट के साथ अवेलेबल है, तो आपको लाइब्रेरीज़ में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं आई वाज स्टूडेंट ऑफ BSc, तो मैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का भी मेंबर था, मैं ब्रिटिश काउंसिल का भी मेंबर था, मैं अमेरिकन लाइब्रेरी का भी मेंबर था, इसलिए कि हमें किताबें हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, हमें रेफरेंस बुक रेफरेंस बुक के लिए हमें इन लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, और एक जगह मिलती थी दूसरी जगह नहीं मिलती थी। अब ये सारा कुछ आपके पास गूगल पे अवेलेबल है बल्कि दुनिया जहाँ की हर किताब आपको PDF ड्राइव पे फ्री मिल जाती है। pdfdrive.com जानते होंगे आप, जो सी मर्जी दुनिया की किताब आप वहाँ से ले लें, मेरा ख्याल है लेटेस्ट से लेटेस्ट किताब भी मिल जाती है pdfdrive.com के ऊपर, और दुनिया जहाँ की हर किताब मिल जाती है जी। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बच्चे इसका ताल्लुक आपके सोशल के साथ तो नहीं है, ये आपका वो लास्ट इम्पैक्ट है कि आपके मुल्क के कवानीन की वजह से आप पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो डिस्कशन भी होती है। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल से भी देखते हैं। नंबर 1, बिजनेस ऑपरेट इन एंड फॉर द सोसाइटी, यानी बिजनेस होते ही किसी सोसाइटी में है और ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जिसको बेचना है वो सोसाइटी ही है ना। Therefore, nature, value and culture of a business should be direct reflection of the society in which it operates. A business manager should be well versed with the external social environment and exchange expected over time. जिस तरह तब्दीली आएगी वो उसको मुताबिक उसको ढालने की पूरी कोशिश भी करेगा। Business organization need to respond to change in society, including demographic change, and if they do not continue to offer product and services that are increasingly less relevant to the need of customer। तो ये बात हमने अभी ज़ुबानी कलामी भी की है कि अगर हमारी चीज़ कस्टमर के मिजाज के ऐन मुताबिक नहीं है तो हम कभी भी एक अच्छे अंदाज से अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल,
social, culture and demographic factors are outing and dining out habit of a particular area of particular region। ये एग्जाम्पल दिए बच्चे उसने। आप देखिए हमारे पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी इस वक्त जो है वो, किस ज़माने में ये सिर्फ यूके में हुआ करता था कि लोग सड़कों के साथ साथ बैठ के खाना खाया करते थे। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट हो चुकी है। वरना पहले लोग दुकान के अंदर बैठ के शीशे वाले डोर के साथ बैठ के वहाँ पर खाना खाना पसंद करते थे। इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान में अब आपके पास फूड स्ट्रीट नामी चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हुई हैं। वरना आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, स्पेशली यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर उनको खाने की हैबिट ही सड़क पर खाने की हैबिट है। ये उनके मेन रोड है, मेन रोड के साथ फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर उनकी चेयर्स लगी होंगी। आप जिस मर्जी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, ये मिजाज है उनका। और फिर इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको यूके में भी मिलता है। यूएसए वाले थोड़े से मुनफरिद हैं, कनाडियन भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस कल्चर की पाकिस्तान में हो रही है, सबसे ज़्यादा, कि पाकिस्तान के अंदर अब आउट डाइनिंग ज़्यादा है। लोग घरों से बाहर जाकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वरना आप अपने वालिदैन से पूछें, हर अच्छी चीज़ घर के अंदर पका करती थी, वालिदैन बनाया करते थे, बहन, वालदा, बेटी, जिसको अच्छी चीज़ बनाना आती थी हमेशा उसी को रिक्वेस्ट की जाती थी। अब एक ही रिक्वेस्ट है, यार कौन बनाए, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, और मंगवा लो। इमीडिएटली कहानी ख़त्म होती है। हत्ता कि कहानी यहाँ तक जा चुकी है कि मेहमान आए, कौन बर्तन निकालेगा, फिर बाद में कौन धोएगा। ऐसा करते हैं, डिस्पोजेबल बर्तन मंगवा लेते हैं, खाना खा के वहीं पर फेंक देंगे। तो ऐसा वक्त भी आने वाला है कि इंशाल्लाह वो ये कहेंगे मशीनें मंगवाने, खाना पर बंदे को खड़ा करके उसको वाइब्रेट कराएं ताकि खाना हजम भी हो जाए। आने वाला वक्त ज़्यादा देर नहीं है। जी भाई आगे जी, सोशल मीडिया एडिक्शन। अच्छा खाना खाना हो, नहीं मैं चेक करना नाम कहते हैं उस पर जी, उसी नहीं, फूड पांडा इज समथिंग एल्स। आप इमीडिएटली अपने यूट्यूब पे जाकर देखते हैं सबसे अच्छी सब्जी, सबसे अच्छे जनाब फ़लाँ चीज़, सबसे अच्छे चावल, वो इमीडिएटली बताता है जनाब फ़लाँ जगह से सबसे बेहतरीन चीज़ मिलती है। और अगले ही आधे घंटे पौने घंटे में पूरी फैमिली वहाँ पहुँची होती है। वाला बात है कि सम टाइम मज़ा आता है, सम टाइम जलील भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही बन चुका है। और वो ये कह रहा है, ये एक ट्रेंड तब्दील हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल इम्पैक्ट है कि इस सोशल मीडिया ने आपको डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, आपको ड्राइव करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया ने। नेक्स्ट, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग एंड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्पेशली इन समर एंड विंटर वेकेशन। बड़े पहले लोग ट्रैवल करते थे सिर्फ मजबूरी के तहत, अब लोग बाकायदा तौर पर सैरो सियाहत के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। सैरो सियाहत के लिए हर बंदा, इवन देन अब तो उम्रा भी एक सैरो सियाहत बन चुका है कि हर बंदे ने, नहीं यार ऐसा तो उम्र से नहीं गए, बंदा पूछे ये तो एक इबादत है। और वहाँ जाके मेरा ख्याल है हरम में लोग कम होते हैं और सामने टावर, मक्का टावर, जमजम टावर में लोग फिर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, बेहतरीन खाने के जनाब क्या नाम कहते हैं चीज़ें मौजूद हैं, सामान ख़रीदने की चीज़ें मौजूद हैं। अब तो आप मक्का जाके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर मेरा ख्याल है मक्का की इबादत कम है और वहाँ पर सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने बाकायदा तौर पर बस चला दी, वहाँ पर फ्री सर्विस है जो आपको मक्का में ख़ास जगह पर लेके जाती है। वहाँ पर आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ वहाँ मिल सकती है। तो ये बेसिकली ट्रेंड है जिसको ये डिस्कस कर रहा है, और ये इसका बिज़नेस पे बहुत इम्पैक्ट आया है। ये तमाम की तमाम चीज़ों को ये वो बताना चाह रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल, जब मैं छोटा था तो शायद बहुत रेयर चांस होता था लोग जो है वो जाया करते थे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, बहुत कम लोग होते थे। अब ये ट्रेंड बन गया है कि ज़रा बर्फ़बारी हुई पहुँचो सारे, वहाँ जाके वो लाइनें लगी होती हैं, आधे मर जाते हैं, आधे आ जाते हैं, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो इसको शहादत समझते हैं कि बड़ी जनाब शहादत नसीब हुई है जनाब, ठंड में मरे हैं बाकायदा तौर पर। वो ताज़ीद करने वाला भी आ रहा था, माशाल्लाह ठंड ना मरे, जन्नत जी गया सीधा जी। ओके जी, पीपल इंटरेस्टेड एंड कंसर्न विद देयर लुक विद अटेंडिंग सोशल गैदरिंग। अब पहनने डहनने पर भी बड़ा फोकस है। अपने तरफ पुराने बुजुर्गों को देखें, सफ़ेद रंग की तहमत बांधी हुई है, ऊपर सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, ऊपर एक चादर ली और हर जगह पर शादी में भी चले गए, कहीं मस्जिद में भी जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अब जनाब बाकायदा कोई पैंट कोट, कोई जनाब हर जगह पर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। कोई फौत हो गया तो टोपी सर पे, जनाब बाकायदा तौर पर शलवार कमीज़, कहीं शादी वादी है, खाना वाना है, जनाब बाकायदा मम्मी डैडी बन के फिर जहाँ जाना है। तो ये बेसिकली ये भी एक ट्रेंड है जिसकी वजह से बड़ा क्या है बच्चे, सेल बढ़ी है ना। वरना पहले तहमद ही बिका करती थी, पहले सफ़ेद
कपड़ा ज़्यादा बिका करता था। अब इतना कपड़े की वैरायटी, इतनी फैशन की चीज़ें क्यों आई हैं? इसलिए कि लोगों की वेयरिंग तब्दील हुई है। तो ये सारी का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने का एक मकसद है। हम इसको खाली इंजॉय नहीं कर रहे, हम इसको पढ़ भी रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जी। एंड पीपल कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड वेट, इंटरेस्ट इन फिटनेस, हेल्दी ईटिंग एंड डाइट हैज इंक्रीज। बच्चे जहाँ जहाँ लोग जंक फूड खाते हैं वहाँ पर ऐसे लोग भी अब आ गए हैं जो बाकायदा तौर पर हेल्थ कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर लोग हेल्थी बातें करते हैं। इसी वजह से आप देखें, आप बाज़ार में खाना जाएं तो बाज़ार में आपको वो चीज़ें भी मिलती हैं जो दबा के घी में पकी हुई हैं, जैसे कि कढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर वो फ़िश भी अवेलेबल है जो उन्होंने फॉइल पेपर के अंदर लगा के सिर्फ नमक मिर्च लगा के उसको बारबेक्यू किया होता है। यहाँ भी ऑयल फ्री है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए हर चीज़ मौजूद है। मकसद फिर भी वही है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ती जाएगी खाने में, पहनने में, डहनने में, उतना बिज़नेस इंक्रीज़ करता जाएगा और उतना बिज़नेस के लिए जगह बनती जाएगी, उतना बिज़नेस के लिए रूम बनता जाएगा। नए से नया अंदाज़ आ रहा है बिज़नेस का, नया से नया वर्किंग आ रही है बिज़नेस की। आप मार्केट का एनालिसिस तो करके देखें कभी, आप हैरान हो जाएंगे कि वो कमाल के बिज़नेस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो शायद कभी हमने सोचे भी नहीं था कि यार क्या ये भी कभी बिज़नेस हो सकता है। बट पीपल आर डूइंग, लोगों का ये काम है और लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों की ये वर्किंग है और हर चीज़ का ट्रेंड लम्हों में तब्दील हो रहा है। किस ज़माने में साल हा साल लगा करता था चीज़ों को तब्दील होने में, और अब लम्हों के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन आप काम तो हमारा टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया, अभी हमने सारे कंटेंट पढ़ने थे, तो इंशाल्लाह कल यहीं से अपने काम का आगाज़ करेंगे। आल दो कि मेरा आज पूरा प्रोग्राम था कि हम काम जल्दी करेंगे और कम से कम सोशल पढ़ लेंगे ताकि हमें आईटी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। आईटी में हमें बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन बहरहाल बच्चे फिर भी हमारा यानी एज़ पर प्रॉमिस विद अदनान साहब, मैंने अगले वीक कोर्स ख़त्म करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कोर्स ख़त्म ना हो सका तो इंशाल्लाह फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका बाकी काम रहने का काम हम नहीं छोड़ेंगे। आप पढ़ें या ना पढ़ें वो आपका मसला है, मेरी तरफ से हर चीज़ आपको टाइम पर मुयस्सर अवेलेबल होगी। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।